यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे आज सी टेट। ये भी मतलब वन ऑफ द टफेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स में से एक कहेंगे इसको। सी टेट 2018 पेपर 2। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बस एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब बस दे दिए कहीं से भी जहां से मन किया, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। और कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। पेपर 2 है ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। और ये पीडीएफ और मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या बाकी और भी मॉक टेस्ट हैं करियर वेल ऐप डाउनलोड करके वहां से। और लास्ट क्लास में जो भी हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सी टेट 2018 पेपर 1 के एनालिसिस के, तो जो सीटेट पेपर 1 के 2018 के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 30 क्वेश्चंस, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी लेसन प्लानिंग का समय नहीं मिल पाया। एकदम ठीक थे, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है ना। किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी ही उसको माना गया और वो सही भी था, है ना। जो एक क्वेश्चन था जिसमें हम 29th क्वेश्चन में बात कर रहे थे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और ये सारी चीजें फ्री हैं, इसको गलती से कहीं से खरीद मत लेना, नहीं तो पता चल रहा है लोग नोट्स खरीद लेते हैं मेरे नाम पे और मिलते किसी और के हैं और होता कुछ और है। तो इस तरह के फ्रॉड पेजेस से बच के रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। 30 क्वेश्चंस हैं, पोल में आप जवाब देंगे और फटाफट हम डिस्कशन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दैट। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर या अग्रांगों की ओर, केंद्रीय भाग बोले तो सेंटर ऑफ योर बॉडी। सेंटर क्या है? हार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है। बाहर की तरफ मतलब सेंट्रल पार्ट यानी हार्ट या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ विकास, यानी आपकी भुजाओं की तरफ, फिर हाथों की तरफ, फिर उंगलियां, ये एक्सट्रीमिटीज हैं, है ना। ये एक्सट्रीमिटीज हैं, जो उंगलियां बिल्कुल बाहरी हिस्सा है आपके शरीर का। ठीक, तो समझते हैं कि जो ये अंगांगों की ओर विकास है वो क्या दर्शाता है। फटाफट से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई सेंटर टू पेरिफेरी अगर हम कहें तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। 77% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मध्य बाह्य विकास या समीपस्थ दूरस्थ विकास भी हम इसको कह सकते हैं, मध्य से बाहर की ओर। यानी पहले आपका हार्ट डेवलप होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, फिर आपकी इन आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, फिर और आगे आपके हाथों पे कंट्रोल आएगा, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आएगा। इसलिए आप देखते हैं पहले हम सामान पकड़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन पेन पकड़ना बाद में सीखते हैं। क्यों? प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है। दूसरा इसका जो होता है वो होता है सेफेलोकॉर्डल। ठीक, ये सब यहाँ किसी काम के है नहीं। सेफेलोकॉर्डल तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आता है। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी विकास में दिशा का सिद्धांत है। उस दिशा में 2 दिशाएं होती हैं। एक दिशा है सेफेलोकॉर्डल। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल यानी विकास के सिद्धांत की, जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन के प्रिंसिपल में दिशा 2 प्रकार की होगी यहाँ पे। एक तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, वो वाली दिशा नहीं, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हम केंद्र से बाहर की ओर, सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की ओर। ठीक, हेड टू टो जिसको हम कह देते हैं, सर से पैर की ओर। के पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे वाला पोर्शन, फिर पैरों पे कंट्रोल आएगा। ये आपका सेंटर टू पेरिफेरी है, केंद्र से मध्य बाहर की ओर है, सीमाओं की ओर है। सीमाएं क्या है? जो आपके शरीर का बाहरी भाग है, जैसे ये बिल्कुल उंगलियां हो गई आपकी। ठीक, तो ये सेंटर टू पेरिफेरी है, डायरेक्शन का सिद्धांत में आता है। इसको सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, इसको आप समीपस्थ दूरस्थ विकास कह लीजिए। इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, जो सेफेलोकॉर्डल है उसको, सिर से पैर की ओर जाने वाले को। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। यानी स्कूल एक संस्था है, विद्यालय एक संस्था है जहां पे समाजीकरण होता है बच्चों का। यानी स्कूल बच्चों के समाजीकरण की कैसी संस्था है? भाई समाजीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, एक है प्राइमरी, एक है गौड़। प्राइमरी यानी फैमिली सोशलाइजेशन जो है, प्राइमरी मुख्य प्राथमिक जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो, कोई बात नहीं शालिनी, अगर हम बात करें, बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, जिनके एग्जाम्स हैं एक साथ देख लेना क्लास, कोई बात। अगर हम बात करें किसकी, सोशलाइजेशन की, तो स्कूल सेकेंडरी है। स्कूल क्या है? सेकेंडरी है। बट पूछा कुछ और है यहाँ पे। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। 49% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, और बाकी कितने कह रहे हैं अभी देख लेते हैं, है ना। बाकी कह रहे हैं ए ऑप्शन होगा। तो 40% लोग ही सही हैं, 60% लोगों ने गलत उत्तर दिया है। और ये जो सी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है ना।
ये आपने या तो कहीं से गलत सुन लिया है या अपना दिमाग लगा लिया है या कोई गलत आंसर की कहीं देख ली है। अगर हम बात करें इसका सही उत्तर जो है वो ए ऑप्शन है। क्यों है इस पे चर्चा कर लेते हैं। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल सामाजिकरण की वो संस्था है जहां प्रमुख रूप से स्कूल के बच्चों का स्थान है। जो मुख्य स्थान है स्कूल में वो स्कूली बच्चों का है ना। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज प्लान होती है। एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बच्चे की एक्टिविटी या बच्चे की नीड नहीं प्लान हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता उत्तर। अगर ए नहीं होता तब एक बार को सोच सकते थे। तो स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई, रूटीन तो मैटर नहीं करता ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए रूटीन। तो स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं यहां पे। तो इसलिए बच्चे सेंटर में है। क्या है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का है, बच्चे सेंटर में है, उसके अनुसार फिर एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी। तो स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, जी नहीं। गतिविधियां तो चेंज हो जाएंगी, बच्चों की एज, बच्चों की जो भी, मान लीजिए एक डिबेट के लिए लेके जाना है, वहां पे सोशलाइजेशन होगा या ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है तो एज के अनुसार ही तो कराओगे या बच्चे की समझ के अनुसार ही तो कराओगे, उसकी नीड, उसके बैकग्राउंड के अनुसार ही तो कराओगे। तो एक्टिविटी बच्चे के अनुसार बनेगी। तो स्कूल चिल्ड्रन ना कि एक्टिविटीज। ठीक है, ये आप पूरा एक नंबर खोदेंगे और ये कई लोग इस चीज में बहाना भी दे सकते हैं कि आंसर की में गलत दे देते हैं। ऐसा नहीं होता, आंसर की में 0.1% आंसर गलत होते हैं कभी कभार, रेयर, और वो भी फैक्चुअल। इसमें आप फैक्ट निकाल के नहीं दिखा पाएंगे कोई डॉक्यूमेंट में कि इसको आप प्रूव कर दें कि गलत है ना। तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान जो है वो स्कूली बच्चों का है, ना कि स्कूली एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज बच्चों के अनुसार प्लान की जाती है, ना कि पहले एक्टिविटीज प्लान कर देंगे और फिर बच्चे आएंगे। अगर प्लान भी की है आपने एक्टिविटी करिकुलम में तो वो बच्चे की नीड, बच्चे की एज, बच्चे की समझ, बच्चे के एनवायरमेंट को देखते हुए बुक्स में भी चैप्टर्स आपके ऐड किए जाते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्री का एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है लेकिन। If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting। यानी आप एक टीचर फ्रेटर्निटी ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई और अब आप स्कूल में जाते हैं, शिक्षक समूह से जुड़ गए हैं आप, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं। यानी बाकी लोग अगर धोती कुर्ता पहन के आते हैं तो आप भी वही पहन के जाते हैं, और बाकी टीचर्स अगर फीमेल टीचर्स हैं और वो साड़ी पहन के आती हैं तो आप भी साड़ी पहन के जाते हैं, और अगर वो सूट पहन के आती हैं तो आप सूट पहन के जाते हैं। ठीक, शॉर्ट्स तो ज्यादा हो जाएगा टीचर्स के केस में। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो टीचर फ्रेटर्निटी से आप जुड़े हुए हैं, एक शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए हैं, और वहां पे आप बाकी लोग जैसे ड्रेस करते हैं वैसे ही ड्रेस करना चूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? 55% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, ग्रुप आइडेंटिटी इसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है, और फिर कहेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्यों करें, प्रीवियस ईयर तो आता ही है ना। आंसर नहीं, रट्टे नहीं लगाने हैं। ओबीडियंस, कोई किसी ने आपको ये थोड़ी आज्ञा दी है कि आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं अगर आप बाकियों के जैसा चूज कर रहे हैं पहन के जाना। कॉम्प्लायंस यानी समूह निर्देश, किसी ने समूह में निर्देश दिया, ये तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि आपको निर्देश है कि सबके जैसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। फिर क्या होगा आंसर, जो आप सबसे कम परसेंट दे रहे हैं वही आंसर सही है। कंफॉर्मिटी, समूह की अनुरूपता कहते हैं इसको। अब समझते हैं क्यों। क्वेश्चन ने कहा है इफ यू जॉइन अ टीचर फ्रेटर्निटी, आपने एक शिक्षक समुदाय ज्वाइन किया जहां पे बाकी भी टीचर्स हैं और आप उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अनुरूप चल रहे हैं किसके, बाकी ग्रुप मेंबर्स के, कंफर्मिटी है ना। मान लीजिए 4 दोस्त हैं और वो कहते हैं कि यार मान लीजिए कौन सा एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए 4 लड़के दोस्त हैं और वो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, तो 5वां दोस्त अगर उनके ग्रुप में आया तो हो सकता है कि वो कंफर्म करे, चाहे उसके अंदर से इच्छा ना भी हो, उसको उसके पास लॉजिक भी ना हो, है ना, कि लड़कियां अच्छी नहीं होती, बट उसको पता है यार ग्रुप में रहना है, तो वो अनुरूप कंफर्मिटी है, ये अच्छी नहीं मानी जाती नॉर्मल केस में, बट यहाँ पे कह सकते हैं भाई ठीक है बाकियों की जैसी ड्रेस पहन रहे हैं। तो कंफर्मिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे किसी ने निर्देश नहीं दिया कि आपको वैसे ही कपड़े पहनने हैं, आप अपनी इच्छा से पहन के गए। क्यों? क्योंकि आप उनको अनुरूप चलना चाहते हैं, उस ग्रुप के मेंबर बने रहना चाहते हैं। ग्रुप आइडेंटिटी, अगर आप मान लीजिए 4 दोस्त हैं और 4 अलग अलग स्टेट के दोस्त हैं, 4 अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, 4 अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो क्या उनकी ग्रुप आइडेंटिटी नहीं होगी? क्या वो एक ग्रुप के लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं, है ना भाई। ग्रुप आइडेंटिटी का मतलब ये थोड़ी है कि सेम ही कपड़े पहनने सबको। ग्रुप आइडेंटिटी तो अंदर से फील करने की चीज है कि समूह की पहचान से आप खुद को जोड़ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सेम कपड़े पहने तभी ग्रुप आइडेंटिटी है, कंफर्मिटी है ये। समझ पा रहे हैं? होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा चक्कर वक्कर तो आ रहे होंगे आज, कई सारे सवाल, जितने भी 3 क्वेश्चन हुए तीनों में आपने खूब भर भर के गलत जवाब दिया है। खैर आते हैं, और ये बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका ये आंसर की में भी कंफर्मिटी ही है, कई लोगों को अगर समस्या हो, और एकदम सही है आंसर की, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है
द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की किस स्टेज में आती है, इसको लेके भी बड़ी कंफ्यूजन है, जबकि ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी किस इस स्टेज में, इसमें आपने अच्छा जवाब दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आंसू आ गए खुशी के। पहला क्वेश्चन आज आप सही कर पा रहे हैं 4 क्वेश्चन में से। सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, संवेदी गामक या इंद्रिय गामक बोलते हैं। इसी स्टेज में वस्तु स्थायित्व अचीव हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक कब करता है बच्चा, तब भी आंसर सेंसरी मोटर। अगर अचीव कब हो जाएगा, तब भी आंसर सेंसरी मोटर ही है, क्योंकि शुरुआती जो समय है लगभग 1 साल तक, 8-10 महीने तक तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज की एंड तक लगभग वो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि बच्चे को अब ये लगता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। एक चीज है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजरों से दूर तो दिमाग से भी दूर। यानी अगर आप बच्चे को एक खिलौने से खिला रहे थे और जैसे ही आपने उसको उसकी नजरों से दूर किया, उस टॉय को ले लिया, वो थोड़ी देर में भूल जाएगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि वो टॉय एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन जब ये नहीं होगा तब समझ जाइए कि बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर ली है। क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर ली है। अगर ऐसा ना हो तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे आप बच्चे के साथ पा खेलते हैं ना, ऐसे हाथ लगाया हाथ हटाया तो वो एकदम से हंसेगा, क्यों, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है, उसको लग रहा है मम्मी अभी नहीं थी, हाथ रख लिया था तो और अब आ गई है अचानक से। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का ये लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाएगा। लेकिन जब आपने खिलौना छिपा दिया और वो उसके लिए अभी भी रो रहा है कि भैया एग्जिस्ट तो करता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। अगर सामने नहीं है तब भी एग्जिस्ट करता है वो खिलौना, तो वो उसके लिए रोएगा या ढूंढ के लाएगा कि चादर के पीछे छिपा हुआ होगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट परमानेंस अब बच्चे में आ गई है, मतलब उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति डेवलप हो रही है, वो चीजों को याद रख पाता है और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में परमानेंट हो गया है कि मम्मी बेशक मेरे सामने नहीं है बट एग्जिस्ट तो करती है ना, कहां गई, ढूंढ के लाओ। ठीक, तो सेंसरी मोटर इज द राइट आंसर। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में गिवन है यहाँ पे, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। एज भी इनकी याद रख लीजिएगा, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11 और 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं इसको फॉर्मल ऑपरेशनल को। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट कब आ रहा है तो आप कहेंगे फॉर्मल। कॉन्क्रीट थॉट या लॉजिक कब आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। सिंबॉलिक थॉट प्री ऑपरेशनल में। ये बेसिक चीजें हैं। डेफर्ड इमिटेशन सेंसरी मोटर में। ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, किसके अनुसार, किसके संदर्भ में बनाई जाएगी। जब लिखा हुआ है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी कह देते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एक प्लान, एक प्रोग्राम बनाया जाएगा कि उसको क्या एक्टिविटीज शामिल करनी है, उसके पेरेंट्स से सलाह ली जाएगी। और ये स्पेशल एजुकेशन में बहुत यूज किया जाता है। जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है, नहीं भी है तब भी यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली कहां पे, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए आप IEP बनाते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीधा IEP भी लिखा हुआ आ सकता है। IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम। तो ये बच्चे के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आएगा। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में यूज किया जाता है ऐसा नहीं है। बेसिकली स्पेशल एजुकेशन में इसको काफी यूज करते हैं, वो बात हमने बिल्कुल सही मान रहे हैं हम उस बात को कि इंडिविजुअल जब भी डिसेबिलिटी की बात आती है, स्पेशल एजुकेशन की बात आती है, लेकिन जरूरी थोड़ी सिर्फ उसी के लिए तैयार होगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। जहां बाल केंद्रित शिक्षा है, भाई स्पेशल एजुकेशन सिर्फ स्पेशल में नहीं, इंक्लूसिव की बात करेंगे फिर हम। अगर इंक्लूसिव लिखा होता तो सही हो जाता। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में कि बच्चे की जैसी नीड होगी वैसा हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना देंगे। ओपन स्कूलिंग, ई लर्निंग, इसका कोई संदर्भ यहाँ पे है नहीं, इससे कनेक्शन नहीं है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज, यानी कितने महीनों की उम्र में मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस। कंबाइन यानी शब्दों को जोड़ करके शॉर्ट सेंटेंस बनाने लगते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ के एक नया वाक्य बनाने, 2 शब्दों को जोड़ के एक नया वाक्य बना लेंगे। जैसे ड्रिंक वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं, बच्चा तो छोटा होता है ना, मुझे पानी दो या पानी चाहिए, ये कह सकता है वो, पानी चाहिए। अब ये 2 शब्द जोड़े लेकिन एक सेंटेंस बना दिया उसने, है ना। मैं खाता, कुछ भी बोल देगा वो तो, मतलब 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है बच्चे ने। अब
अब सिर्फ अकेला वर्ड नहीं बोलेगा, सिर्फ पानी नहीं बोलेगा, वो कहेगा पानी दे दो या पानी दो। अब ये पानी दो क्या है, दो शब्द जोड़ दिए और एक सेंटेंस बना दिया। तो 56% लोग कह रहे हैं, 57% लोग 18 से 24, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये 1.5 से 2 वर्ष का समय है, ये 1.5 से 2 वर्ष का समय है जब बच्चा 2 वर्ड्स को जोड़ करके पहली बार एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, यानी कंबाइन करेगा, जोड़ पाएगा 2 वर्ड्स को, और इसको क्या बोलते हैं, 2 वर्ड्स को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना टेलीग्राफिक स्पीच में आता है। जब वो पहली बार एक सेंटेंस बनाना सीख पाएगा, इसको हिंदी में भी टेलीग्राफिक स्पीच ही कहेंगे, तो इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। होपफुली आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, 18 से 24। ठीक, हमने लास्ट सेशन में भी आई थिंक डिस्कस किया था। अगर आपको ये आइडिया लगाना हो कि कितनी उम्र में कितनी वोकैबुलरी रहती है बच्चे की, तो आप सिंपल तरीका है, प्रोफेसर स्मिथ ने बहुत ही 3 ही स्टेजेस में बता दिया है। याद कीजिए, इसको दिमाग में रखिए बार बार, ये कहीं भी आप फंसेंगे नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में। फिर 1 साल में, 1 ईयर में, बताइए फटाफट से, खुद लिखते जाइए, फटाफट से बताइएगा। 2 इयर्स कितने कितने शब्द बच्चा बोलेगा, और 5 इयर्स में, ये इन्होंने 3 अवस्थाओं में बताया है कि कितनी वोकैबुलरी, कितना शब्द भंडार बच्चे का होता है इस उम्र के बच्चे का। किसने? प्रोफेसर स्मिथ ने। ये कमेंट्स रुक क्यों गए? हाँ, 1 साल में 3 शब्द, वेरी गुड। 1 ईयर 3 वर्ड्स, 3 शब्द बोल पाएगा, मतलब 3 शब्द की वोकैबुलरी, 3 शब्द एक साथ नहीं बोलेगा, इसको गड़बड़ मत करना है, कंफ्यूज मत होना। 3 शब्द इंडिपेंडेंटली, जैसे मान लो पानी, मम्मा, पापा, इस तरह के एक शब्द, यानी लगभग 3 शब्द की वोकैबुलरी उसकी 1 साल के बच्चे की होगी। 2 साल में उसकी वोकैबुलरी हो जाएगी 272 शब्द की, 272 वर्ड्स। अब उसको बहुत सारे शब्द आ गए हैं, उसको पानी, टीवी, मोबाइल, फोन, दीदी, मम्मा सब आ गए। अब और 2 साल में वो 2 वर्ड जोड़ के एक नया सेंटेंस भी बनाना शुरू कर चुका है। 5 साल में तो बहुत ज्यादा आ गए होंगे। 5 साल में सीधा 0 लगा दो बीच में, 2072 शब्द की वोकैबुलरी बच्चे की हो जाएगी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बीच में कहीं पूछ ले, मान लो 3 साल में पूछे तो लगभग 1000 शब्द, वैसे 900 समथिंग होते हैं, लगभग 1000 शब्द। 4 साल में पूछे तो 1500 से 1600 शब्द, 1500। ठीक, तो ये आप एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा। ये प्रोफेसर स्मिथ ने ये सिर्फ 3 दिए हैं, बट आप ये एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। ठीक है, होपफुली इतनी बात क्लियर है, आपको कोई समस्या इस बात को याद रखने में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, और किसी दिन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे। पहले बच्चा कूकना, कूइंग सीखता है, फिर वो बैबलिंग सीखेगा, फिर 2 वर्ड स्टेज आएगी जिसको टेलीग्राफिक स्पीच कह रहे हैं, फिर जाकर के वो लॉन्गर अटरेंसेस कर पाता है। ठीक, चलिए समझते हैं। आप फटाफट से आंसर दीजिए। 59% लोग बी उत्तर दे पा रहे हैं। ये प्रतीक्षा, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? जिस सब्जेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। कितने गलत हो आप लोग हैं, या गलत आप लोग हो, या कहें कि ये जो आपका ज्ञान है ये बहुत खतरनाक है। रट्टे नहीं लगाने देखो किसी भी चीज के। एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि परीक्षणों के जनक कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी क्यों? क्योंकि पहला बुद्धि का परीक्षण इन्हीं ने दिया था। 1904-5 की बात है ना, कल परसों की ही मान सकते हैं आप। और ये एक और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेंटल एज भी दी है, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिने ने ही दिया है। ठीक है, 1908 में। इतनी बात क्लियर है? तो बिने तो नहीं है, क्योंकि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये पूछा है कि आईक्यू किसने दिया है। आईक्यू क्या है? आईक्यू आपका कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बुद्धि लब्धि। आईक्यू स्कोर की बात करते हैं ना, 140+ वाले गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं एंड ऑल। गाल्टन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में बात की थी। इन्होंने फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है इनको। हेरिडेटरी जीनियस करके इनकी बुक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो टर्मन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फॉर्मूला दिया है आईक्यू का, लेकिन पूछा क्या है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है आईक्यू का। ठीक है, ये 1916 के बाद की बात होगी, अराउंड उसी की। हाँ, 1916 की ही बात है जब इन्होंने ये फॉर्मूला रिवाइज किया था आईक्यू का। लेकिन फॉर्मूला दिया किसने? विलियम स्टर्न ने दिया है फॉर्मूला 1912 में। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया। समझिएगा,
बुद्धि का पहला परीक्षण 1904-5 में आ चुका था एल्फ्रेड बिने के द्वारा। मेंटल एज वो बाद में लेकर के आए, क्योंकि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1908 में आया। उससे पहले जस्ट कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप बुद्धि का परीक्षण कर लेते थे। तो 4 साल बाद आया 1908 में मानसिक आयु आई, और ये भी एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन जो उनके कलीग थे उन्होंने दिया एसोसिएट। फिर 1912 में जाकर के आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया। फिर हमने बुद्धि को आईक्यू के फॉर्मूला से मेजर करना शुरू किया, और फॉर्मूला दिया 1916 में इन्होंने रिवाइज करके प्रॉपर टर्मन ने। लेकिन आईक्यू की बात स्टर्न ने की सबसे पहले। तो ये 3 4 5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन होगा अगर तो आप गलती कराएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी रचनात्मकता किस संप्रत्यय से जुड़ी हुई है। ये तो हर पेपर में हर साल आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है शोभित, फटाफट से आंसर कीजिएगा लाइक शेयर करते हुए। आज के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। बताइएगा एक बार। निक्की चौबे, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही हम करें। बाकी बात रही हाँ आपकी मदद की, तो इतनी सारी वीडियोस हैं चैनल पे कि अगर आप उनको भी अच्छे से देख लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, तो पेपर आपका नहीं रुकेगा, है ना। ठीक है, ठीक है अंकिता, बहुत अच्छा किया आपने। बाकी फिर भी देख लेंगे एक बार, कुछ अगर सेशन लेने होंगे आपका पेपर कब है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। प्यार से भी कह लिया करो कोई बात। देखो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी विविध सोच या फिर अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। अगर इंटेलिजेंस की बात होती तो आंसर हो जाता कन्वर्जेंट थिंकिंग, अगर इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई सोच की बात होती तो। क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक व्यक्ति थे, बताओ जरा। क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस रेमंड बी कैटल, आरबी कैटल ने दिया, ये अलग थियरी है अपने आप में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस यानी किन लेटर्स को जोड़ के क्या साउंड आएगी, ये साउंड के या लैंग्वेज के किस पार्ट में आता है, यानी किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन इसके डैश नियमों में निर्दिष्ट हैं। देखो जैसे ही बात साउंड की आए ना, साउंड और फोन साथ में जोड़ लेना। फोन उठाते हो हेलो के लिए ना, फोन का प्रयोग पहले तो सिर्फ साउंड के लिए ही किया जाता था ना, कि आप उठाएंगे और हेलो बोलेंगे। फोन मतलब साउंड, फोन का सीधा संबंध किससे, साउंड से है। ठीक, तो फोनोलॉजिकल सीधा जुड़ जाएगा। फोनीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक, कि किस साउंड को जोड़ने से ये CH मिलकर के च बनेगा, ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हुई। ये फोनीम होता है, वैसे जो च है सबसे छोटी यूनिट हुई ना, आप इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, सिंटैक्टिक होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को सिंटैक्टिक कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शन की, तो ये है जो लास्ट में आप कुछ कुछ ऐड करके वर्ड चेंज कर देते ना, ED लगा दिया, ING लगा दिया, ये वो वाली चीज है इन्फ्लेक्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये बहुत मजे की बात है कि ये एकदम अलग क्वेश्चन आया था, और उस टाइम पे भी जब 2018 में पेपर हुआ था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा करके देखेंगे तो हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था। हमने मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे डिस्कस किया हुआ था, जिसका मतलब पते भी नहीं थे दूर दूर तक यूट्यूब पे, और बहुत ही अच्छा भी लगता है देख करके। तो द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट। अब ये मैं आंसर नहीं दूंगी, नहीं तो आपको आंसर पता लग जाएगा। देखो आज भी आप कितने गलत आंसर दे रहे हो इस पे। सी कह रहे हैं 31% लोग, सिर्फ 29% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हमने प्रीवियस ईयर सारे किए हुए हैं, और पेपर में जब रिपीट होते हैं या उसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। आंसर क्या होगा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। यानी अब देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है। भाषा निर्धारण या भाषा निर्धारित कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था, ली वोर्फ ने दिया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो ढूंढ के लाएंगे तो यही बात आपको वहां पे भी मिलेगी, ली वोर्फ। ठीक है, ये कहते हैं कि भाषा निर्धारित करती है, यानी जो लैंग्वेज है उसका आपके थॉट पैटर्न्स पे प्रभाव पड़ता है। यानी अगर मुझे हिंदी आती है तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा थॉट का पैटर्न है, वो हिंदी से प्रभावित होगा। इसका सीधा सीधा प्यारा प्यारा एग्जांपल है, अभी ताजा ताजा आया दिमाग में, जो बॉलीवुड मूवीज आप देखते हैं। अगर आप हिंदी सिनेमा देख करके बड़े हुए हैं
तो आपको प्यार की डेफिनेशन यही समझ में आएगी कि सिमरन दिखी और एकदम पहली नजर में प्यार, वो वाला सीन हो जाएगा। और ऐसे ही दिखाया जाता है, यही वाले गाने गाने होते हैं, ब्रेकअप हो जाए तो रोना होता है और ऐसी ऐसी चीजें करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर भाषा की या तो मूवीज देखी हैं या हमने उसका क्या पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, तो साहित्य पढ़ा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो उस भाषा से इन्फ्लुएंस्ड होगा 100%। मतलब होगा ही होगा, कितने प्रतिशत होगा ये नहीं पता, बट हाँ इन्फ्लुएंस पक्का होगा। ठीक है, अगर हमने इंग्लिश मूवी देखी होती तो हमें उस तरह का दुख मनाते फिर। ठीक है, और प्यार दोस्ती है, एक ही बार होता है, एक बार जीते हैं, ये होता है वो होता है। तो हमने ये हिंदी, मतलब ये जो भी हमारी भाषा है वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है। देख रहे हो ना, अच्छा एग्जांपल था। हाँ, वेरी गुड। तो कल्चरल टेंडेंसी नहीं है, कॉग्निटिव बायस एक चीज होती है कि आपके दिमाग में बहुत सारे बायसेस होते हैं बेसिकली। अब इस पे नहीं जाएंगे, वो फिर प्योर साइकोलॉजी हो जाएगा। हाइंडसाइट बायस होता है, कल्चरल बायस भी हो सकता है, कॉग्निटिव बायस एक चीज है। ठीक है, खैर आते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, काम के नहीं है ये बेसिकली। ठीक, सिंपल है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन की जो धारणा है वो ली वोर्फ इसके लिए जाने जाते हैं। इनके एक और गुरु थे जिन्होंने ये दी थी, बट उनका नाम महत्वपूर्ण है नहीं, पूछा नहीं जाएगा। इन्होंने एक्सपेंड किया था ये आइडिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रवि के बारे में बात हो रही है। देखिएगा क्या कह रहे हैं रवि। ऐसा क्यों होता है मैम, पढ़ाते तो लगता है सब समझ आ रहा है और जब सॉल्व करो तो टाटा बाय बाय। तो आप विनोद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से। अभी प्रैक्टिस की और जरूरत है, अभी क्वेश्चन को पढ़ के समझने की और जरूरत है ना। मेरा तो इसमें सालों का एक्सपीरियंस ऐड है ना, तब आप तक वो बात पहुंच रही है और मैं डिस्कस भी वैसे कर रही हूं कि आप तक पहुंच पाए वो बात। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिस लगेगी, कुछ टाइम में आपसे भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। मैम ने भी बहुत मूवी देख रखे हैं। हाँ, हम क्या करें, अब गांव में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और मूवी तो सबसे बड़ा संसाधन है ना जिसको आप देख सकते हो। पूरी दुनिया आप अखबार में देख सकते हो, या तो मूवीज में देख सकते हो, या समाचार देख सकते हो। ये 2-3 चीजें होती हैं गिनी चुनी। और उस टाइम पे तो ज्यादा था भी नहीं, दूरदर्शन एंड ऑल, और वो डीवीडी वीसीआर और पता नहीं क्या क्या चलता था। देखो एक बार, अगर हम बात करें, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द माल फंक्शन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस विद द सिम्टम्स ही यूजेस। बताइएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परिकल्पना का परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है। मान लीजिए ये रिमोट खराब हो गया, तो रवि का जो एक्सपीरियंस होगा, रवि लक्षणों के आधार पे कि भाई हल्का सा काम तो कर रहा है लेकिन कहीं से थोड़ा सा खुला हुआ है शायद, या फिर सेल वीक हो गए होंगे, तो ऐसे कर करके बिल्कुल साधारण तरीका एकदम देसी। ठीक, वो अपने अनुभव के आधार पे कि पहले चल गया था या उसने किसी को करते हुए देखा था तो वो भी यही कर रहा है, या फिर वो चेक करेगा सेल खोल करके कि भाई सेल वीक तो नहीं है, या कोई ठीक से लगा हुआ तो नहीं है, किसी समझदार ने उल्टा तो नहीं लगा दिया सेल, है ना। तो बैटरीज उसकी चेक करेगा वो। ये क्या, वो अपने अनुभव के आधार पे किसी एक चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जुगाड़ू बच्चा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है ये देख लेते हैं। कौन है ये जो लाल इमोजी बना के भेज रहा है, दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है आज सब। हाँ नितेश, इसीलिए आप लोग डर के मारे आज आधे लोग तो सो गए हैं मुझे लग रहा है। बचो मत ऐसे क्वेश्चन से, फेस करो इनको, इतने बढ़िया से समझ तो रहे। दोबारा देखोगे, दोबारा समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एक ही बार में पूरे महान बन जाओ। रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस, वो परिकल्पना कर रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद बैटरीज लूज होंगी, शायद बैटरी जो है वो समाप्त हो गई होगी, वीक हो गई होगी, तो नया सेल डाल देता हूं, शायद बैटरी उल्टी लगी होगी, है ना, या फिर रिमोट थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखता हूं चल जाएगा। ये सब परिकल्पना है, ये सब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक थोड़ी सी लॉजिक के एक्सपीरियंस के बेस पे आप कल्पना करते हैं दिमाग में कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस चीज की, अनुभव के बेस पे, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसने साइंस लगा दी है। जो अनुभव के बेस पे हो उसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं, अनुमानी विधि कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबने गलत उत्तर दिए हैं एक तरफ से, वो तो शुक्र हो यूट्यूब का कि पोल ये लोग देने लग गए हैं पिछले 1-1.5 साल से, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो इनसाइट होता है अचानक से आइडिया का आना, वो नहीं है ये कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, हो नहीं रही थी, अचानक से आइडिया आया। इनसाइट अलग है, ये गेस्टाल्टवाद की एक थ्योरी है। एल्गोरिथम में तो सेट पैटर्न होते हैं ना, स्टेप 1 स्टेप 2, यहां तो कोई स्टेप नहीं है। मेंटल सेट में भी आपका एक पहले से सेट बना हुआ है कि आप किसी चीज को ऐसे अप्रोच करते हैं। ये ह्यूरिस्टिक है साफ साफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक में यही होता है, आपके अनुभव के बेसिस पे जो भी आपको आता है आप वैसा ही चीज ट्राई करते हैं या परिकल्पना करते हैं उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा एक बार। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स
विच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। दिव्या एक बच्ची है, वो ज्यादातर क्या है, डिवाइड करती है, जो भी असाइंड जॉब, जो भी टास्क उसको मिलता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती है। मान लीजिए आपको सीटेट क्लियर करने का टास्क मिला है और आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं कि इस महीने में सीडीपी पढ़ूंगी, अगले महीने या इस हफ्ते में सीडीपी पढ़ूंगी, 2 चैप्टर करने हैं, साथ में मुझे थोड़ा सा ईवीएस पढ़ना है, फिर सैटरडे संडे मुझे टेस्ट देना है। तो आपने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ठीक, मान लीजिए 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो डिवाइड कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो, बड़ी हो, तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं, एक एक हिस्से को सॉल्व करते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको सब गोल एनालिसिस कहते हैं कि आपने गोल, एक बड़ा गोल था, उसके भी सब गोल बना लिए। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि कहते हैं कि और उनको एनालाइज कर लिया, सब गोल बना करके एनालाइज कर लिया कि किसको पहले किसके साथ डील कैसे कैसे करने वाले हैं हम लोग। ठीक, सिंपल आंसर सी ऑप्शन। फंक्शनल फिक्सनेस होती है जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही ढंग से हर बार सेम तरीका ट्राई करते हैं। दुनिया में कुछ हो जाए, मम्मी कहेंगी ये फोन तुम यूज करते हो इसलिए तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही, इसलिए तुम्हारा सामान खो जाता है, इसलिए तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारे सर में दर्द है ना। कोई भी रीजन हो दुनिया का, मम्मी की फंक्शनल फिक्सनेस हो सकती है, या पापा की भी हो सकती है, या घर वालों की भी हो सकती है। अब तो वैसे वो भी परेशान हो गए होंगे, कहना बंद कर दिया होगा। फंक्शनल फिक्सडनेस, वो कहेंगी फंक्शनल फिक्सनेस है क्योंकि वो एक ही अप्रोच से देख पा रहे हैं कि दुनिया की कोई समस्या है, प्रॉब्लम का रीजन यही होगा। इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं कि आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप एक ही तरीका लगाते रहते हैं। जब देखो, अब एक तरीके से थोड़ा ना जीवन में सारी समस्याएं का समाधान होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। महिलाएं क्या है, साड़ी पहनेंगी, बड़े बाल रखेंगी, है ना, थोड़ा प्यार से बोलेंगी, ये क्या है, समाज ने बनाया है ना। पुरुष क्या है, कुछ और कपड़े पहनेंगे, छोटे बाल रखेंगे, कोई बड़े रख ले, तो आजकल तो खैर बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, तो कहेंगे जी लड़कियों के जैसे रहते हो, है ना। तो ये क्या है, ये भूमिकाएं हैं जो समाज ने बनाई हैं। ठीक, तो सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, इनको हम कहते हैं जेंडर रोल्स और जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आप खुश हो जाइए, आपका ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने बहुत जल्दी से सही दिया है, 81% लोगों ने। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये आपके सिलेबस में भी एक पूरा टॉपिक है कि लिंग समाज की बनाई हुई एक संरचना है, और यही अगर सेक्स लिखा होता तो हम कहते कि ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। भाई, जैविक रूप से महिलाएं और पुरुष अलग हैं, ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन आपने समाज में रोल के आधार पर कि झाड़ू महिलाएं ही अच्छी लगाएंगी या खाना महिलाएं ही अच्छा बनाएंगी, ये आपने समाज से निर्धारित किया है, उसमें कहीं कुछ फिक्स्ड नहीं था, है ना। तो सेक्स बायोलॉजिकल हो सकता है, यानी जो आपकी बनावट है, शारीरिक रचना है, वो बायोलॉजिकल एंटिटी है। वहीं जो सोशल रोल्स हैं कि ये कपड़े पहनेंगी, ये खाना खाएंगी, इन चीजों में रुचि होगी, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने बनाया है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, हेरिडेटरी एंडोमेंट, ऐसा नहीं है। जेंडर नहीं हो सकता हेरिडेटरी, सेक्स हो सकता है। इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट ऐसा भी नहीं है ना। अब कोई कहे कि ड्राइविंग महिलाएं अच्छी नहीं करती हैं, या फीमेल्स जो हैं, लड़कियां अच्छी ड्राइविंग नहीं करती हैं, तो उस केस में सिंपल, इसका रीजन ये नहीं कि बायोलॉजिकल चीज हो गई, इसका सिंपल सा रीजन है कि प्रैक्टिस की कमी है, या उनको बाहर जाने के अवसर कम मिले हैं। जब दोगे ही नहीं किसी को कुछ चलाने को, और अचानक से आप कहोगे कि एकदम एक्सपर्ट बन जाए, तो दिक्कत होगी फिर। ठीक, बहुत सारी चीजें, ज्यादा नहीं समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, ये जेंडर अपने आप में एक टॉपिक है, मैं पहले यूट्यूब पे भी करा चुकी हूँ, अभी क्लासेस में भी होगा, तो इस पे लंबी चर्चा तब करेंगे। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं, ये पूछा है हमसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सिंपल लग नहीं रहा होगा, है ना। कौन हंस रहा है ये देखो गिल्लू को कितनी हंसी आ रही है, अच्छी करती हैं, ब्रेक पैर से लगाती हैं। इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं, है ना। आप बैठिएगा कभी मेरे साथ बाइक पे, आपको थोड़ी सी सैर कराएंगे, फिर आपका ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको रूढ़िवादिता कहते हैं। देखिए आगे आते हैं, कौन है एमएससी करते हुए सीटेट कैसे करूं, दोनों अलग फील्ड हैं, टाइम नहीं मिल रहा। और रेड इमोजी भी बना के भेज रही है प्रिया, गुस्से में ऐसे वाला इमोजी। प्रिया, आप एमएससी करते हुए कदापि सीटेट मत कीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पहले बीएड करनी पड़ेगी, तभी आप सीटेट कर पाएंगे। एमएससी, बीएससी, बीए, एमए करके कोई सीटेट नहीं दे सकता, आपके पास टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एमएससी कर रही हैं तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, बिना सीटेट की जरूरत नहीं होगी, पीजीटी आप दीजिएगा। और अगर 60% है थ्रू आउट, तो बीएड की भी जरूरत नहीं होगी आपको, D2+ BA केस में स्पेशली।
डी ऑप्शन कह रहा है 42% लोग। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट 42% लोग ही सही उत्तर दे पाए, है ना। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड, आज तो सब ऐसा टप्पा खा के ऊपर से जा रहे हैं, बाउंसर बन गए सारे क्वेश्चंस आज। इंडिया पाकिस्तान मैच क्या देख के आ गए हो, ऐसे काम मत करो यार। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग यानी कितना A+ ग्रेड, B ग्रेड, कोडिंग, मार्किंग किस आधार पे हो, कितने नंबर किस क्वेश्चन को होने चाहिए, क्रेडिट एक्यूमुलेशन कितने बच्चे के अकाउंट में किस किस बिहेवियर को लेकर क्या क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ है, ये सब चीजें रूब्रिक्स कहलाती हैं। एक स्टैंडर्ड है एग्जाम को असेसमेंट का, आकलन का। तो ये स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट के अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितना ग्रेड किया जाएगा, क्या कोड किया जाएगा, कितने नंबर होंगे तो किस ग्रेड में आएगा, ठीक है। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, और तो कुछ बनता ही नहीं है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, बच्चों का जो सीखने का आकलन है, यानी जो सीख लिया है उसका जब आप टेस्ट ले रहे हैं तो ये किस चीज में मदद करेगा, ये बताइएगा फटाफट से। फटाफट से बताइएगा। मुझे तो मजा आ रहा है और आज का क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे समझाते हो आप, धन्यवाद सतगुरु की लाडली। अच्छा मैम, मैच है अभी तक माइंड में, हाँ देख रहे हो ना, कल पढ़ाई नहीं है माइंड में। अरे टिपिकल टीचरों वाली बात करूंगी मैं आज, है पढ़ मत लेना। क्वेश्चन नहीं आ रहा माइंड में, 2018 में पेपर होके चला गया, 3 महीने बाद पेपर है, वो नहीं दिख रहा। आपकी क्लास में कुछ लड़कियां, अच्छा इनको करो ब्लॉक, इन भाई साहब को। हमारी क्लास में मजाक सिर्फ हम करते हैं, देखिए वो भी इतना घटिया मजाक नहीं, भयंकर तगड़े क्वेश्चन है। मेरे गर्लफ्रेंड को लेके आया हूँ क्लास में, प्लीज एक बार नाम ले लो। आफ्ताब, ये अपने नंबर मत बनाओ, नौकरी मिलेगी तभी काम चल पाएगा, मेरे नाम ले लेने से नहीं कुछ हो जाने वाला, 2 दिन की खुशी से कुछ नहीं होगा। देखो एक बार, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज में, भाई बच्चा कैसे सीख रहा है, इस चीज में। आकलन किस लिए करेंगे, आप पोल में क्यों जवाब दे रहे हैं, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप कैसे सीख रहे हैं, कितना आता है और कैसे आगे इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिसमें आप ज्यादा गड़बड़ करेंगे वो ज्यादा फंसे हुए हैं आप उस क्वेश्चन में, ठीक। तो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इफेक्टिवनेस के लिए, टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करने में। मान लीजिए आपने प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में देखी है, सीडीपी की पूरा कोर्स, यहाँ यूट्यूब पे भी फ्री भी या बैचेस में भी आपने देखा है। तो जब आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि जो मेरे पढ़ाने के तरीके थे वो कितने इफेक्टिव थे, कितने प्रभावी तरीके थे। जो पेडागोजी मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाया गया वो कितना प्रभावी था, इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लिया जाएगा। सिंपल बात। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग अलग अलग नहीं बांटते आपके 33% वाले एक ग्रुप में और 50 वाले एक में, एक्टिविटी लॉग के लिए भी नहीं। ये सिंपल है कि आपकी पेडागोजी, आपके मेथड्स कितने अच्छे थे और उनमें चेंज लाने की जरूरत है या नहीं, इसलिए आप क्या है आकलन करते हैं। क्या वो थक गया, अच्छा कोई बात नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी समावेशी शिक्षा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, है ना, सभी के लिए शिक्षा। मतलब आज गलत हो रहे हैं तो लाइक भी नहीं करोगे, हैं? इतने गलत करोगे। एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, चाहे किसी बच्चे को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कोई गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, बैकवर्ड लर्नर हो, हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे रेगुलर स्कूल सिस्टम में सिखाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाई नहीं देता तो वो अलग से स्पेशल स्कूल में जाए, ब्लाइंड स्कूल में जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ये कहती है कि इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखिए, समता एवं समान अवसर की बात कीजिए, यानी हर बच्चे का अधिकार है साथ में बैठ करके सीखना। दूसरा, इक्विटी मतलब नीड के अकॉर्डिंग, है ना, नीड के अकॉर्डिंग। तो जिस बच्चे को मान लीजिए देखने में समस्या है तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को चलने में समस्या है तो आप कोशिश करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखें या फिर रैंप बनवाएं या लिफ्ट हो स्कूल में, कुछ इस तरह का हो। लिफ्ट तो खैर बहुत ज्यादा इवॉल्व थॉट हो गया है ना, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में तो लिफ्ट हम सोच भी नहीं सकते अभी, तो ये रैंप बनवाएं एटलीस्ट। किसी बच्चे को दिखने में समस्या कम दिखता है तो उसको आगे बिठाएं, ये इक्विटी है,
इक्वालिटी क्या होगी, अरे सब बच्चे बराबर हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें, पीछे बैठे हो तो पीछे बैठे रहो। यहाँ इक्वालिटी काम नहीं करेगी, इक्विटी काम करेगी, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना, है ना। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आप मौके बराबर दीजिए सबको सीखने के, पढ़ने के, आगे बढ़ने के, बट उनकी नीड का भी ध्यान रखिए, इसको इक्विटी कहते हैं। बराबर मौके देना इक्वल या इक्वालिटी कहेंगे, तो दोनों की जरूरत है। इसी पे आधारित है आपकी समावेशी शिक्षा, सभी का समावेशन। ये वर्ल्ड ब्रदरहुड एंड ऑल नहीं चलेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, RPWD एक्ट कहते हैं इसको, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर ये यहाँ राइट्स नहीं लिखा होता या राइट्स ऑफ पर्सन्स नहीं लिखा होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, इसका आंसर फिर डी नहीं होता, इसका आंसर फिर बी हो जाता, है ना। सिर्फ 49% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। इतने हल्के क्वेश्चन का, फ्री के नंबर का, अगर आप सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो ईश्वर ही आपको बचाने की क्षमता रखता है। सिर्फ मैं तो सरेंडर कर देती हूँ अभी। देखो 30% लोग आंसर ये कर रहे हैं। देखो 1995 तब होगा, और मैंने आपको हिंट भी दिया, अगर राइट ऑफ पर्सन, राइट्स नहीं लिखा होता, सिर्फ PWD एक्ट लिखा होता, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो 1995 हो जाता। लेकिन जब RPWD एक्ट, जब इस PWD एक्ट को रिवाइज किया गया 2016 में, तो इसमें R ऐड हो गया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बन गया ये, तो 2016 हो गया ना सिंपल। 95 के लिए तो PWD लिखा होता, लेकिन उन्होंने RPWD लिखा है। और लेटेस्ट ही पूछेगा आज की डेट में, काय को आपसे PWD पूछेगा। इसमें 21 डिसेबिलिटी शामिल की गई थी और इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी, तो 14 डिसेबिलिटीज को और ऐड किया गया, और भी इसमें ऐड की जा सकती हैं जरूरत पड़ने पे। ये बेसिक बातें हैं, प्लीज इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फटाफट से समझिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में, ठीक है जी। होपफुली आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। देखिएगा पोल वाले भैया हमारे थोड़े स्लो साबुन हो गए हैं, और आज पोल वाले भैया ने ही लेट किया है। पोल वाले भैया नहाने में लगे हुए थे रात के 9 बजे। मम्मी से डांट खा के आ रहे हैं सीधा, और मेरे से भी, तो डांट का स्क्वायर हो गया है। कितने वाहियात पीजे क्रैक कर रही हूँ मैं, कैसे झेल लेते हो आप लोग मुझे। देखो प्रिया बताओ फटाफट से, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन 75% लोग दे पा रहे हैं, बड़ी खुशी है मुझे कि आप लोग इतनी संख्या में जवाब दे पा रहे हैं। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। भाई सभी बच्चों को आप कहां सिखाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले बच्चे। कुछ बच्चे करके सीखते हैं, किसी को देख के समझ में जल्दी आता है, किसी को सुन के समझ में जल्दी आता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी अलग अलग तरह के बच्चे, डाइवर्स बच्चे हैं। तो इनको हम ऐसे स्कूल में रखेंगे जहां पे टीचर्स ट्रेंड हैं टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अपनी विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र की विधियां शिक्षकों को आती हों कि वो अलग अलग ढंग से समझा पाए। एक बच्चा है जो स्लो सीखता है तो उसके लिए अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स यूज कर पाए। जैसे मूवीज के एग्जाम्पल आपको तुरंत समझ में आ जाते हैं, वहीं अगर पेडागोजी के एग्जाम्पल दें तो आंसू भी आ सकते हैं साथ में, मतलब टिपिकल जो पुराने एग्जाम्पल हैं। तो रियल लाइफ वाली चीजें आप वहां पे जोड़ के रखें। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। ये मूवी वाले एग्जांपल मैं 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं दूंगी, आपके केस में ये दिए जा सकते हैं क्योंकि आपकी एज है कि आप ये बातें समझ पाएं, ठीक है। 5th क्लास में ये नहीं दिए जाएंगे, आप 5th क्लास के लिए कोई और एग्जांपल उनकी एज के अनुसार ढूंढेंगे, ठीक। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेक्शन में बाकी बातें बनती नहीं है कि सिर्फ होमोजीनियस लर्नर जो एक जैसे बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को सिखाएंगे, या स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस कोई कुछ ही बच्चों को सिखाएंगे, कोई एक स्पेसिफिक नीड है तो डिफरेंट पेडागोजिकल नीड्स वाले बच्चों को आप सिखा पाए। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा फटाफट से। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। अब इसमें भी आप लोग भरपूर गलतियां करेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे आपसे है ना। फटाफट से जवाब दे दीजिए क्योंकि अब ज्यादा लेट होने पे मेरी एक्सरसाइज मिस हो जाएगी, जिम बंद हो जाएगा। जवाब दीजिएगा फटाफट से। कल से भाई साहब टाइम पे आइएगा, अगर आप 10 मिनट पहले आ जाते तो अब तक ये सेशन हो चुका होता और मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रही होती। देखिए, अच्छा आपके तो एग्जाम्स आ रहे हैं। पैवलव स्किनर कहाँ आते हैं यार सीटेट में? कौन पढ़ा रहा है पैवलव स्किनर? कहाँ से आते हैं लोग? हैं? देखिएगा एक बार। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 की बात हो रही है। अभी बैचेस में तो जल्दी ही हमने डिस्कस किया था। ये आरटीई एक्ट 2009
डिसेबल्ड बच्चों के लिए एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी या दिव्यांगता है उनको किस एज से किस एज तक की शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में इंक्लूड करता है। तो ये 50% लोग जो कह रहे हैं ये गलत है। 6 to 14 इज नॉट द राइट आंसर। आप लोग बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। राइट ऑफ पर्सन, ये जो राइट टू एजुकेशन है, आरटीई ने ही कहा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक अलग एक्ट में 6 से 18 वर्ष तक होनी चाहिए, है ना। अगर आप नॉर्मल बच्चे की एजुकेशन की बात करेंगे तो वो 6 से 14 ही है, लेकिन डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डाला गया है वो आरटीई की रिकमेंडेशन पे ही डाला गया है। तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक होगा जब भी बात डिसेबल्ड बच्चे की आएगी। यानी अगर किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, देखने में समस्या, चलने में समस्या, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उसके पास एक सर्टिफिकेशन है, तो 6 से 18 वर्ष की जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। नॉर्मल बच्चे के लिए जिसको कोई समस्या नहीं है वो 6 से 14 वर्ष है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है, सी बिल्कुल नहीं है, बचिएगा इससे। अगर यहाँ डिसेबिलिटी नहीं लिखा होता तो आंसर 6 से 14 वर्ष हो जाता। ठीक, ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अलग अलग तरह की सामग्री, चार्ट्स हो, ग्लोब हो, एक्टिविटी हो, मूवी हो, अलग अलग चीजें, फील्ड ट्रिप्स हो, आप अलग अलग तरह के बच्चों के लिए, डाइवर्स लर्निंग नीड वाले बच्चों के लिए प्लान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। कंफ्यूज कर रहे हैं सच में कुछ क्वेश्चन। अंकिता, मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा। दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इनको मॉक टेस्ट की फॉर्म में एक बार करियर विल पे अटेम्प्ट करके आइएगा, फ्री होगा तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में टिका कितना था, है ना। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसीडरेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये सब बातें फालतू हैं। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यूडीएल कहते हैं इसको, याद रखिएगा। यूडीएल यानी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, हर तरह के बच्चे को, यूनिवर्सल मतलब जो हर बच्चे के लिए फिट हो वो, जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो उसी तरह से यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है कि एक ऐसा डिजाइन जो हर बच्चे के लिए फिट हो जाए, जिसमें हर बच्चे की नीड का ध्यान रखा जा सके। डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिएगा। 21वां क्वेश्चन कहता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन इस पे बने हैं। डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, ये सब किसके लक्षण हैं? इस पे एक अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार तो इन्होंने बहुत पूछा है, 2018 में पहली बार आया था और तब भी हम इसको डिस्कस किया करते थे। मेटा कॉग्निशन, परासंज्ञान कहते हैं इसको, संज्ञान बोध, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, है ना। प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, कि आप प्लान कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आपने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई, सीटेट क्लियर करेंगे, फिर उसको रिव्यू किया कि भाई इतने नंबर तो नहीं आ पा रहे, इतने आने चाहिए थे, है ना। फिर रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं उस प्लान को जरूरत पड़ने पे, कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हो सकता है कोई कोर्स लेना पड़ जाए, कोई किताब ले लें, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो थोड़ी मेहनत और करें। ये मेटाकॉग्निशन के अंदर आ रहा है, ठीक, कि आप थोड़ा परासंज्ञान लगा रहे हैं। बी ऑप्शन, अवेयर हैं आप पहले से ही, ऐसा नहीं है कि पेपर देके आएंगे, फेल हो जाएंगे और तब जाके आप रिव्यू करेंगे। तो पेपर से पहले ही आप ये सब कर रहे हैं, इसलिए मेटाकॉग्निशन हो गया ये, प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called, यानी जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, यानी बच्चे जब सोचते हैं टू इंटरप्रेट दी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि कहीं पे कोई घटना घटी या कुछ हुआ, तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं, इसको इंटरप्रेट करने के बारे में कि ऐसा हुआ होगा अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि आपके साथ कोई घटना पहले कभी घटी थी तो आप वैसा ही सोच रहे हैं कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, मतलब आपने कोई चीज अनुभव किया, अनुभव मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया है उस चीज का, तो इसको हम कॉन्क्रीट थिंकिंग कहेंगे। क्रिएटिव क्या है, इसमें कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने अनुभव के आधार पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सिंपल, कुछ नया नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे तुक्के नहीं लगाने, ये मूर्त सोच है, टेंजिबल बात है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया कॉन्क्रीट रूप से, और सेम सिचुएशन जब आई तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली तो आप उस पर विचार कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है, उसके आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब हम थोड़ा सा जल्दी में, नहीं तो मैं एक एग्जांपल भी देती हूं आपको। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, यानी अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे सिखाना, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, अलग अलग लेवल पे आप सिखा पा रहे हो बच्चों को। बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, यानी कि किसकी आधार पे, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे, इंडिविजुअल लर्नर की जो क्षमता है उसके आधार पे
आप डिफिकल्टी सेट कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे एक लेवल का आता है, मैं मॉडरेट जानती हूँ, तो मेरे को डिफिकल्टी लेवल पे सिखाएगा टीचर, या सिखाना चाहिए, सिखाएंगी। और अगर किसी को इजी भी नहीं सॉल्व हो पा रहा तो पहले उसको इजी सिखाया जाएगा। तो बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखाना क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइएगा। सोशियोलॉजी बेस्ट है, क्या दिक्कत है उसमें? पीजीटी में कॉम्बिनेशन की दिक्कत ही क्या है? सोशियोलॉजी कर लिया, सोशियोलॉजी दो सीधा पीजीटी फिर संध्या, और अच्छा सब्जेक्ट है, आएंगे उत्तराखंड भी जल्दी। बाबू बोल सही लगाओ, अब की बार आईफोन 18 पक्का। अरविंद जी शौर्य को दे रहे हैं आईफोन 18, बड़ा ही हो जाएगा भाई तू तो जब तक 18 लॉन्च करा तो कोई अलग से। बहुत बढ़िया, 62% लोग ए कह रहे हैं। कितना इंटरेस्ट है आईफोन में? यहाँ पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हो नहीं रहा है, और तुम्हारे 12 तारीख से एग्जाम है, आईफोन लेंगे। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि डिफरेंट बच्चे के आधार पे आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, इसी को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। ये मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी डिफिकल्टी लेवल के आधार पे आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से डील कर रहे हैं। यू आर नॉट बीटिंग एवरीवन विद द सेम स्टिक, हर बच्चे को एक ही डंडे से नहीं हाँक रहे हैं, किसी का जो उसका लेवल है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसी लेवल के आधार पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अपनी लेसन प्लानिंग डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रिसीजन और एररलेस पॉसिबिलिटी नहीं है। सेलेक्टिव का मतलब होता है कुछ ही चीजों को सेलेक्ट करना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये एकदम इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ द सिलेबस भी कह सकते हो। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। अब ये एकदम रटने वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया लर्निंग पे। जनरली सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ये एक्सेप्शन था, अपवाद था, तो आप इसकी डिटेल में नहीं भी जाएंगे तब भी चल जाएगा काम आपका। बिहार भी आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लग तो रही है आज क्लास हुई होगी शैलेंद्र, क्लास तो हुई है यार, ऐसा कैसे हो रहा है? सारे बैचेस में क्लास हुई है आज। आज हम क्या पढ़ रहे थे? एनसीएफ पढ़ रहे थे। देखिएगा, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग, इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। विच इज एंटीसीडेंट टू यानी पहले आती है किससे? मेंटेनेंस किससे पहले आएगी? जनरलाइजेशन से पहले आएगी। डी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग आंसर इसका? नहीं, गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जिजोंग, ये भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, पहली बार इन्होंने पूछा। जिजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, संज्ञान और संवेग पे हमेशा क्वेश्चन आता है, बट जिजोंग के थियोरी पे पहली बार आया। जिजोंग का मानना यह है कि जो संज्ञान है यानी हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं, ये कह रहे हैं जिजोंग। ठीक, क्या कर देते हो ब्रो? तो जिजोंग ऐसा कह रहे हैं। तो जिजोंग के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस और हमारा दिमाग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इंटर रिलेटेड है या इंटीग्रेटेड है। तो देखो, ना तो इंटीग्रेटेड होते हैं ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड बिल्कुल होते हैं, सही बात है, लेकिन जिजोंग ऐसा नहीं मानते। आंसर होगा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होते हैं। सिर्फ 35% लोग सही उत्तर दे पाए। जिजोंग के अकॉर्डिंग स्वतंत्र होते हैं, और दुनिया में किसी के अकॉर्डिंग लिखा हो तो इंटर रिलेटेड होंगे, यानी आपस में संबंधित होते हैं। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, कई बार ऐसा हो जाता है जीवन में। और अगर जिजोंग की माने तो जिजोंग कह रहे हैं दिमाग और दिल का कोई मतलब नहीं है, ब्रेकअप हुआ हो तब भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है एज पर जिजोंग। ठीक है, जिजोंग एक व्यक्ति है, सबकी अपनी थियरी होती है भाई, जिजोंग मानते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, कई लोग कह रहे हैं काश ऐसा ही होता। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using dash method of teaching. पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है टीचर के द्वारा कोई एक टास्क। मान लीजिए बलून कैसे फुलाया जाता है, ये फुला करके दिखा रहे हैं टीचर। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कोई एक टूल है, उससे कोई एक इक्विपमेंट से किसी चीज को खोल के दिखा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं बेसिकली। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन में इमिटेशन होगा, हाँ वो अनुकरण कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी करेंगे वो, है ना, करेक्शन भी उसमें हो सकता है बाद में, लेकिन ये तीनों ही चीजें किस में आ जाएंगी? मॉडलिंग की प्रोसेस में आ जाएंगी। मॉडलिंग वो वाला मॉडलिंग नहीं है जो आप टीवी में देखते हैं, मनीष मल्होत्रा वाला, है ना, मतलब पता नहीं वो करते होंगे या नहीं, बट मेरे को यही दिमाग में नाम याद आया। मॉडलिंग बोले तो बेंड्यूरा वाला मॉडलिंग है ये, है ना, जिसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं, ये सब आ जाएगा उसी में। वो 4 कौन सी है? ARPR, अटेंशन, पहले आपका ध्यान जाएगा यानी आप ऑब्जर्व करेंगे, रिटेंशन, आपके दिमाग में रह जाएगी वो चीज, फिर आप उसको करके देखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फिर रीइंफोर्समेंट आपको मिलेगा। ठीक, ये 4 स्टेजेस मॉडलिंग की प्रक्रिया में होती हैं। ये थियरी है सोशल लर्निंग थियरी, SLT,
क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मान एंड जेनिस के अनुसार डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द ऑल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी क्वेश्चन एक्सेप्शन है, नहीं पूछा जाएगा आपसे जनरली, है ना। ये इन्होंने इनका मन किया कि एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल दो जो सिलेबस में भी ना हो कहीं, ठीक, अगर या सिलेबस से इतना दूर हो कि कोई पढ़े ना जाके उनको। अगर हम बात करें मान एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज, ऐसा पेडागोजी में कभी हो जाता है कई बार, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी जो निर्णय लेने वाले बच्चे होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो किसी भी समस्या को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए आपको दो रास्ते में से एक रास्ता चूज करना है, तो आप दोनों को एनालाइज करोगे, टुकड़ों में देख के समझोगे किसके क्या बेनिफिट हैं, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, ये चीज आप समझोगे। और ऑल्टरनेटिव्स को देखोगे कि ये वाला बेस्ट है कि दूसरा, फिर हर किसी का डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखोगे। इसका मतलब आप विजिलेंट हो, आप सतर्क हो। डिसीजन मेकर क्या है? सतर्क है, वो विजिलेंट है, अवेयर है। सिंपल आंसर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा इसको। In dash thinking, a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statements. एक समस्या समाधान या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है कि भाई ये एक स्टेटमेंट किसी ने दिया है और वो 2000 के नोट में चिप है कि नहीं है, तो वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये ट्रूथ है, लाइक्लीहुड, ऐसा पॉसिबिलिटी है या झूठ है, क्या है ना। तो ये क्रिएटिविटी, एस्थेटिक या एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल, बच्चा लॉजिकल है, तार्किक है, तर्क लगाता है कि कोई चीज फॉल्स है, सिर्फ ओपिनियन है, सच्चाई है, तो वो अपना लॉजिक लगाएगा इसमें। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो रिफ्रेश कर लेना भाई, बहाने तो ऐसे ऐसे तैयार हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। The task in which the children get experience while enjoying themselves is known as। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे आनंद से कर रहे हो उस काम को, तो इस टास्क को क्या कहेंगे? The task in which the children get experience while enjoying themselves is known as। एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको, यानी जब वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को और वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं किसी टास्क को करते हुए, यानी वो कंज्यूम कर रहे हैं उस टास्क को। क्या है ये? ड्रिल में तो बोर हो जाएगा इंसान, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही होगी। कंज्यूमर टाइप टास्क है। प्रोड्यूस खुद से बना रहे होते तो वो प्रोड्यूसर टाइप हो जाता। क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड। मल्टी सेंसरी यानी मल्टीपल सेंसेस, आपके जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मल्टीपल सेंसेस, चाहे वो देखना हो, टेस्ट करना हो, सुनना हो, फील करना हो, मल्टीपल सेंसेस आपके यूज हो रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे विजुअल यानी देखना, ऑडिटरी यानी सुनना, टैक्टाइल यानी टच करना, टच करके देख पाना, ये टैक्टाइल मटेरियल उनके लिए यूज किया जाता है जिनको देखने में समस्या होती है। एंड अब बचा कौन सा? देख लिया, सुन लिया, टच कर लिया, अब और क्या बचा? वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल, कौन सा? काइनेस्थेटिक, करके देखना, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, काइनेस्थेटिक। सिंपल। तो आउट ऑफ 30 आज कितने ठीक हुए, बहुत ही ईमानदारी से बताना। वैसे तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप वैसे ही बताते हैं, आई मीन ईमानदारी से ही। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए? होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और आप थोड़े एक्टिव होकर के बैठा कीजिए। आपको कुछ काम असाइन किए गए थे। अगर हम बात करें किस चीज की, तो एक तो आपको ये मॉक टेस्ट की फॉर्म में जरूर अटेम्प्ट करना है, ये मैं रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, बाकी से मॉक टेस्ट कहाँ? करियरविल ऐप पे जाकर के। ठीक, देखिएगा एक बार 24, 23 कोई है जिसके 30 में से 30 आए, 26, 27, तो ये मॉक टेस्ट आपको करियरविल ऐप पे जाकर के ये अटेम्प्ट कर लेना है। ये 30 के 30 क्वेश्चंस का एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है तो थोड़ी प्रैक्टिस ऑनलाइन की भी होनी चाहिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो हो गया होगा। एक तो ये मॉक टेस्ट, दूसरा इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, विद आंसर्स, मैं आंसर्स मार्क कर दूंगी। मैं लास्ट वाली PDF में भी कर दिया था, जनरली मैं करती नहीं हूँ। ठीक, तो ये लेट्स लर्न स्क्वाड, कोई और चैनल से मत जुड़ जाइएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक, बाकी बी और ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करिए। इसको देख कर डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से पूरा सिलेबस करना है। यूट्यूब पे भी सारे वीडियोस हैं, थोड़े से पुराने हैं बट हैं। और अगर आप मैराथन भी अच्छे से देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर वाइज, वो बिल्कुल करते ही रहें।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सितंबर में आपका एप्लीकेशन शुरू हो ही जाएगी। कल मिलेंगे 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको उस चीज़ के लिए एक एक चीज़ कराऊं, तो आप बेहतर ये होगा कि आप वो टॉपिक सर्च कर लें। जैसे यूपी टेट और रीट का मैंने लेटेस्ट, सबसे जो लेटेस्ट कराया था उसमें डिस्कशन कराया था ब्लैक बोर्ड पे, यही लेट्स लर्न पे। तो वो टॉपिक सर्च करके वो देख लो आप एक एक करके, जो एक दो टॉपिक नहीं हो वो आप कमेंट में बता देना, बना देंगे। अदरवाइज तो टॉपिक सेम ही है, कॉमन ही टॉपिक्स हैं। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिए।